हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड, जहाँ पे हम मिसलेनियस पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। आपका ये एग्ज़ाम जो है दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है। दिसंबर 31 से 7 जनवरी तक एग्ज़ाम्स रहेंगे और यूजीसी नेट पेपर 1 के पीवाईक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप इस सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन, अपना रिवीजन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एडी शोध नैतिकता की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ए टू डी तक शोध नैतिकता की सबसे उपयुक्त व्याख्या करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A-D मोस्ट अप्रोप्रिएटली एक्सप्लेन्स रिसर्च एथिक्स? आपको पता है रिसर्च एथिक्स का टॉपिक जो है वो यूजीसी नेट पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। हमें यहाँ पे बताना है कि शोध नैतिकता की सबसे उपयुक्त व्याख्या कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है। ऑप्शन 1, यह बताता है कि शोध रिपोर्ट को त्रुटि रहित तरीके से कैसे लिखा जाए। ऑप्शन बी, यह सामाजिक मानदंडों के भीतर शोध करने की कार्यप्रणाली बताता है। ऑप्शन सी, यह नैतिक शोध करने के लिए क्या करें और क्या ना करें का एक सामान्य सेट प्रदान करता है। यह शोध प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्याणों की रक्षा करता है। तो हम यहाँ पे रिसर्च एथिक्स की बात कर रहे हैं। इंग्लिश में भी इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट स्टेट्स हाउ टू राइट अ रिसर्च रिपोर्ट फ्लॉलेसली। Option B, it gives the methodology of researching within social norms. Option C, it provides a common set of do's and don'ts of conducting an ethical research. Option D, it protects the rights and welfare of research participants. तो हमें रिसर्च एथिक्स की जो सबसे वैलिड व्याख्या कर रहे हैं उन पॉइंट्स को कवर करना है। देखिए ऑप्शंस हमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से जो सही ऑप्शन है उसे हमें टिक करना है। आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। यह बताता है कि शोध रिपोर्ट की त्रुटि रहित तरीके से लिखा जाए, तो इसमें हम ऑप्शन ए को नहीं ले रहे हैं। ऑप्शन बी, यह सामाजिक मानदंडों के भीतर शोध करने की कार्यप्रणाली बताता है, ये भी हमें नहीं लेना है क्योंकि ये सामाजिक मानदंडों की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, यह नैतिक शोध करने के लिए क्या करें और क्या ना करें का एक सामान्य सेट प्रदान करता है, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। और जिन ऑप्शंस में सी है उनको हम रख सकते हैं, थर्ड को बिल्कुल एलिमिनेट कर देना यहाँ पे। ऑप्शन डी है आपका, यह शोध प्रतिभागियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है। ऑप्शन सी एंड डी ये ऑप्शन सही हैं, यानी कि ऑप्शन 1 इज राइट। सी एंड डी, ऑप्शन 1 इज राइट। सी क्या कह रहा है? इट प्रोवाइड्स अ कॉमन सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स ऑफ कंडक्टिंग एन एथिकल रिसर्च, तो ऑप्शन सी इज राइट। And option D, it protects the rights and welfare of research participants. Option C and D both are right. तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य है। A good review of research literature aims at. A good review of research literature aims at. शोध साहित्य की अच्छी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, विषय वस्तु का व्यक्तिपरक विश्लेषण। ऑप्शन बी, लेखकों और उनकी संबद्धता के बारे में जानकारी देना। ऑप्शन सी, शोध प्रश्न उत्पन्न करना और उन प्रश्नों का सत्यापन करना। ऑप्शन डी, बहुकार्य आधारित स्क्रीनिंग का संचालन करना। ऑप्शन ए, सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। ऑप्शन बी, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथर्स एंड देयर एफिलिएशंस। Option C, generates research questions and validating those questions. Option D, conducting multiple task based screening. तुम्हें बताना है कि शोध रिव्यू, जो रिसर्च रिव्यू हो रही है, उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट। सब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द कंटेंट, विषय वस्तु का व्यक्तिपरक विश्लेषण करना, ये शोध साहित्य की एक समीक्षा का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रारूप परिकल्पना परीक्षण और सामान्यीकरण पर केंद्रित है? निम्न में से कौन सा रिसर्च डिजाइन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग और जनरलाइजेशन पर सेंट्रलाइज्ड है? Which of the following research formats focuses on hypothesis testing and generalization? ऑप्शन 1 प्रायोगिक और पूर्वव्यापी शोध, ऑप्शन 2 हस्तक्षेप आधारित क्रियात्मक शोध, ऑप्शन 3 परिघटना वैज्ञानिक और कथात्मक शोध, ऑप्शन 4 केस स्टडी शोध। ऑप्शन 1 एक्सपेरिमेंटल एंड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन 2 इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च, ऑप्शन 3 फिनोमिनोलॉजिकल एंड नैरेटिव रिसर्च, ऑप्शन 4 केस स्टडी रिसर्च। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिसर्च डिज़ाइन है, रिसर्च फॉर्मेट है, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सामान्यीकरण पर केंद्रित है। कौन सा शोध, ये हमको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और सामान्यीकरण पर आधारित होता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगर आप यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको पी वाइज क्यूज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करके करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चंस को कवर किया गया है, मल्टीपल टॉपिक्स को कवर किया गया है और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। साथ ही साथ कुछ थ्योरी बेस्ड लेक्चर्स भी अपलोड किए गए हैं, ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो टॉपिक जो हैं सबसे ज़्यादा आ सकते हैं उनको यहाँ पे कवर किया जा रहा है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर ऑप्शन 1 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैं अपने विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाता, मैं केवल ऐसी परिस्थितियां प्रदान करने का प्रयास करता हूं जिनमें वे सीख सकें। यह कथन है। I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn is a statement by। ये किसका स्टेटमेंट है, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन 2 अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन 3 श्री अरविंदो, ऑप्शन 4 अरस्तु। स्टेटमेंट एक बार और देखिए। मैं अपने विद्यार्थियों को कभी नहीं पढ़ाता, मैं केवल ऐसी परिस्थितियां प्रदान करने का प्रयास करता हूं जिसमें वे सीख सकें। यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 अल्बर्ट आइंस्टीन का ये स्टेटमेंट है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अभी आपका टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको पढ़ करके जाएं। अल्बर्ट आइंस्टीन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आत्म अवधारणा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सेल्फ कॉन्सेप्ट? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द सेल्फ कॉन्सेप्ट? ऑप्शन 1 यह वह है जो एक व्यक्ति दूसरों के बारे में महसूस करता है। ऑप्शन 2 यह वह है जो एक व्यक्ति इस बारे में महसूस करता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते या समझते हैं। ऑप्शन 3 यह व्यक्ति की अपनी शक्तियों के बारे में जागरूकता है। ऑप्शन 4 यह व्यक्ति की अपनी कमजोरियों के बारे में जागरूकता है। ये सीखने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है? लर्निंग कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। आत्म अवधारणा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। क्वेश्चन जरूर आप ध्यान से पढ़ें कि आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर देने से पहले इंग्लिश में इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स। ऑप्शन 2 इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट हाउ अदर्स थिंक परसीव ऑफ हिम हर। ऑप्शन 3 इट इज एन अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हिज हर स्ट्रेंथ्स। ऑप्शन 4 इट इज एन अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल अबाउट हिज हर वीकनेस। तो इसमें हमसे पूछा गया है आत्म अवधारणा का प्रतिनिधित्व नहीं करता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 यह वह है जो व्यक्ति दूसरों के बारे में महसूस करता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। इट इज व्हाट एन इंडिविजुअल फील्स अबाउट अदर्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण की विशेषताओं को सही ढंग से दर्शाती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षण यानी टीचिंग की विशेषताओं को सही ढंग से रिप्रेजेंट कर रही हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग? ऑप्शन 1 छात्रों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना। ऑप्शन 2 अधिकारियों के बीच परस्पर क्रिया। ऑप्शन 3
औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन 4 छात्रों तक प्रभावी ढंग से ज्ञान पहुंचाने की कला। ऑप्शन 5 कारपोरेट निकायों के लिए नीतियां तैयार करना। ऑप्शन 1 to provide guidance and training to students. Option 2 interaction between authorities. Option 3 to provide formal and informal education. Option 4 an art to impart knowledge to students in an effective way. Option 5 to prepare policies for corporate bodies. तो इसमें क्या सही है हमको ये बताना है। शिक्षण की विशेषताओं को सही ढंग से दर्शाने वाले पॉइंट्स कौन से हैं। देखिए ऑप्शन 1 छात्रों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करना है, तो ऑप्शन 1 आपका सही है। ऑप्शन 2 अधिकारियों के बीच परस्पर क्रिया, ये आपका टीचिंग में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए हमारा नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन 3 औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करना, ये भी सही है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दी जाती है। ऑप्शन 4 छात्रों तक प्रभावी ढंग से ज्ञान पहुंचाने की कला, इट इज ऑल्सो राइट। ऑप्शन 5 कॉरपोरेट निकायों के लिए नीतियां तैयार करना, तो ये टीचिंग में नहीं आता है। यानी ऑप्शन 1, 3, 4 विल बी राइट आंसर। जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ऑप्शन सी आपका 1, 3, 4 ये सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू स्टूडेंट्स। ऑप्शन 3 to provide formal and informal education. Option 4 an art to impart knowledge to students in an effective way. ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। अभी आपका एग्ज़ाम दिसंबर 25 में कंडक्ट होने जा रहा है, और अगर आप जून 2026 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बार डेप्थ में सारी चीज़ें कवर करने के बाद आपका एग्ज़ाम ईजिली निकल जाएगा। लास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ रही है UGC नेट JRF पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए, ये आई थिंक नेट के लिए शायद 218 या 220 के अराउंड गई है, और JRF के लिए 244 समथिंग। तो आपको इस सब्जेक्ट से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा। हाई कट ऑफ जा रही है। हाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह कथन है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन इज अ स्टेटमेंट बाय। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन इज। ऑप्शन 1 रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन 2 M.K. गांधी। ऑप्शन 3 श्री अरविंदो। ऑप्शन 4 विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 विवेकानंद। ये विवेकानंद का मानना था कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी एकल मामले पर उसकी प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया सर्वेक्षण अनुसंधान निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन के अनुरूप है। सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस विद अ व्यू टू रिवीलिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स अबाउट इट्स नेचर करेस्पॉन्ड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन। सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस with a view to revealing important features about its nature corresponds to which one of the following research design। एक बार फिर क्वेश्चन देखिए। किसी एकल मामले पर उसकी प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से जो सर्वेक्षण अनुसंधान किया जाता है वो किस रिसर्च डिजाइन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 अनुप्रस्थ काट। ऑप्शन 2 अनुदैर्ध्य। ऑप्शन 3 केस स्टडी। ऑप्शन 4 तुलनात्मक। ऑप्शन 1 क्रॉस सेक्शनल। ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल। ऑप्शन 3 केस स्टडी। ऑप्शन 4 कंपैरेटिव। तो हमें बताना है एकल मामला होगा, उसकी प्रकृति के बारे में हम कुछ चीज़ें जस्टिफाई कर रहे हैं और उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की बात करेंगे। इसके लिए हम कैसा सर्वेक्षण अनुसंधान यूज़ करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 केस स्टडी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। केस स्टडीज का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन इस प्रश्न से संबंधित है कि किसी अवधारणा का माप वास्तव में उस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन वेदर द मेजर ऑफ अ कॉन्सेप्ट ट्रूली रिप्रेजेंट दैट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन फिर समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस प्रश्न से संबंधित है कि क्या किसी अवधारणा का माप वास्तव में उस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है।
ऑप्शन 1 आंतरिक वैधता, ऑप्शन 2 बाह्य वैधता, ऑप्शन 3 संरचना वैधता, ऑप्शन 4 हस्तांतरणीयता। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 संरचना वैधता। ऑप्शन 3 कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कौन इस प्रश्न से संबंधित है कि किसी अवधारणा का माप वास्तव में उस अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये संरचना वैधता में हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द epistemological orientation of qualitative research? Which of the following represents the epistemological orientation of qualitative research? Option 1 निगमनवाद, ऑप्शन 2 प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन 3 वस्तुवाद, ऑप्शन 4 व्याख्यावाद। तो इसमें जो आपका ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास है, इसका रिप्रेजेंटेशन कौन सा गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व कौन सा मेथड करता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 डिडक्टिज्म, ऑप्शन 2 पॉजिटिविज्म, ऑप्शन 3 ऑब्जेक्टिविज्म, ऑप्शन 4 इंटरप्रिटिविज्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 व्याख्यावाद, इंटरप्रिटिविज्म। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। गुणात्मक अनुसंधान के ज्ञान मीमांसीय अभिविन्यास का प्रतिनिधित्व व्याख्यावाद करता है, इंटरप्रिटिविज्म। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जर्नल लेख संदर्भ लेखन की एपीए शैली के अनुसार एक शोध लेख के बारे में निम्नलिखित में से जानकारी का सही क्रम पहचानें। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट अ रिसर्च आर्टिकल according to the APA style of writing journal article reference. ऑप्शन ए खंड संख्या, ऑप्शन बी प्रकाशन वर्ष, ऑप्शन 3 DOI, ऑप्शन डी लेख का शीर्षक, ऑप्शन ई जर्नल का नाम। ऑप्शन ए वॉल्यूम नंबर, ऑप्शन बी ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑप्शन सी DOI, ऑप्शन डी टाइटल ऑफ आर्टिकल, ऑप्शन ई नेम ऑफ जर्नल। तो हमें इसमें एक क्रम बताना है कि एपीए स्टाइल में जब हम लिखते हैं तो उसका सही क्रम क्या है। देखिए आपका ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, और इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 2 BDEAC, ये सही क्रम होगा। एक बार चेक करते हैं। सबसे पहले प्रकाशन वर्ष डाला जाएगा, उसके बाद में जर्नल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद लेख का शीर्षक आएगा। देखिए एक बार फिर टैली करते हैं। सबसे पहले बी प्रकाशन वर्ष, फिर आप लेख का टाइटल लिखेंगे, ईयर डाला, उसके बाद आप टाइटल लिखते हैं, फिर उसके बाद जो भी जर्नल है उसका नेम लिखा जाता है, आफ्टर दैट जो वॉल्यूम नंबर है वो लिखते हैं, और फिर DOI लिखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 BDEAC। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से नृवंश विज्ञान के विभिन्न प्रकार हैं? Which of the following are different types of ethnography? Which of the following are different types of ethnography? ऑप्शन ए शास्त्रीय नृवंश विज्ञान, ऑप्शन 2 मुख्य धारा नृवंश विज्ञान, ऑप्शन सी उत्तर आधुनिक नृवंश विज्ञान, ऑप्शन डी निजी नृवंश विज्ञान, ऑप्शन ई अभिव्यंजक नृवंश विज्ञान। ऑप्शन ए क्लासिकल एथनोग्राफी, ऑप्शन बी मेन स्ट्रीम एथनोग्राफी, ऑप्शन सी पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी, ऑप्शन डी प्राइवेट एथनोग्राफी, ऑप्शन ई एक्सप्रेसिव एथनोग्राफी। तुम्हें बताना है कि एथनोग्राफी का जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो क्या हैं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ABC ओनली, ऑप्शन 2 BCD ओनली, ऑप्शन 3 CDE ओनली, ऑप्शन 4 ADE ओनली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसमें ए आ जाएगा शास्त्रीय नृवंश विज्ञान यानी क्लासिकल एथनोग्राफी, बी आ जाएगा मेन स्ट्रीम एथनोग्राफी मुख्य धारा एथनोग्राफी, और फिर आपका सी आ जाएगा उत्तर आधुनिक नृवंश विज्ञान पोस्ट मॉडर्न एथनोग्राफी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 ABC ओनली। ऑप्शन 1 इज
राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से नृवंश विज्ञान के विभिन्न प्रकार हैं? तो इसमें ए बी सी है, ये इनके विभिन्न प्रकार हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, टॉपिक समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे हैं और आप इन्हें अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें, स्ट्रॉन्ग बनाएं, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है सो दैट आप जाकर के अदर टॉपिक्स, अदर PYQs जो अपलोड की जा चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, उनको देख पाएँ और अपनी प्रिपरेशन शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएँ ताकि आप अच्छा स्कोर पाएँ पेपर 1 में। आपका स्कोर अगर पेपर 1 में अच्छा होता है तो JRF क्वालिफाई करना ईजी हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? Qualitative content analysis of document relating to different time periods corresponds to which of the following research design? विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? Qualitative content analysis of document relating to different time periods corresponds to which of the following research designs? Option 1 अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन 2 अनुदैर्ध्य, ऑप्शन 3 केस स्टडी, ऑप्शन 4 कंपैरेटिव या तुलनात्मक। ऑप्शन 1 क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन 3 केस स्टडी, ऑप्शन 4 कंपैरेटिव। विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन से मेल खाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल। क्या होगा? ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल। देखिए कंटेंट कैसा है आपका, क्वालिटेटिव है और हमें बताना है कि कौन सी शोध डिज़ाइन से ये मेल खा रहा है। अब सबसे लंबा यहाँ पे लॉन्ग टर्म यूज़ हो रहा है तो अब इसको थोड़ा सा मैच कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल से कि क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस जो है वो विभिन्न समयावधियों से संबंधित दस्तावेज का जो गुणात्मक विषय वस्तु विश्लेषण है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च डिज़ाइन से मेल खाता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? UGC के साहित्यिक चोरी संबंधी दिशा निर्देशों के अनुसार पाठ की समानता के कितने % तक दंड नहीं दिया जाएगा? अकॉर्डिंग टू द UGC गाइडलाइंस ऑन प्लेजरिज्म, up to what % of similarity of text does not invite penalty? Option 1 10%, option 2 25%, option 3 16%, option 4 40%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इन्होंने कहा कि जैसे यूजीसी की गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हैं कितने % सिमिलर होने पर आपको कोई भी पेनाल्टी या पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 10%। अगर 10% तक सिमिलरिटी है तो किसी भी प्रकार की पेनाल्टी आप पे नहीं लगेगी। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एकल मामले पर उसकी प्रकृति के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से किया गया सर्वेक्षण अनुसंधान निम्नलिखित में से किस शोध डिजाइन के अनुरूप है? सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस with a view to revealing important features about its nature corresponds to which of the following research design? इन्होंने कहा कि एकल मामला है और उसकी प्रकृति के बारे में आपको कुछ विशेषताओं को उजागर करने के उद्देश्य से एक सर्वे रिसर्च करना है। तो किस तरीके का रिसर्च डिज़ाइन वो होगा? सर्वे रिसर्च ऑन अ सिंगल केस विद अ व्यू टू रिवीलिंग important features about its nature corresponds to which of the following research design? Option 1 अनुप्रस्थ काट, ऑप्शन 2 अनुदैर्ध्य, ऑप्शन 3 केस अध्ययन, ऑप्शन 4 तुलनात्मक। ऑप्शन 1 क्रॉस सेक्शनल, ऑप्शन 2 लॉन्गिट्यूडनल, ऑप्शन 3 केस स्टडी, ऑप्शन 4 कंपैरेटिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 केस स्टडी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, केस स्टडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संभाव्यता प्रतिचयन तकनीकों की पहचान करें। आइडेंटिफाई द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स की पहचान करें। ऑप्शन 1 सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन 2 स्नोबॉल प्रतिचयन, ऑप्शन 3 स्त्रीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन 4 सुविधा प्रतिचयन। ऑप्शन 1 सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन 2 स्नोबॉल सैम्पलिंग, ऑप्शन 3 स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन 4 कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन डी 2 एंड 4 ओनली। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन और स्नोबॉल प्रतिचयन, ऑप्शन 1 एंड 2 ओनली, ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक की पहचान है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा परिदृश्य अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ये आपका क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर अटेम्प्ट कराया गया था, इसमें आंसर एकदम एग्जैक्टली आपको बताया नहीं था। मैंने कहा था कि क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगी, उसी का पार्ट है ये। विच सिनेरियो टू बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ असिंक्रोनस ऑनलाइन टीच लर्निंग? ऑप्शन 1 छात्र लाइव वेबिनार में भाग लेते हैं और वास्तविक समय में प्रश्न पूछते हैं। ऑप्शन 2 छात्र पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यानों तक पहुंचते हैं और अपने निर्धारित समय पर असाइनमेंट जमा करते हैं। ऑप्शन 3 छात्र एक प्रशिक्षक की उपस्थिति में समूह प्रयोगशाला सत्र में भाग लेते हैं। ऑप्शन 4 छात्र एक शिक्षक के नेतृत्व में कक्षा में चर्चा में भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 स्टूडेंट अटेंड लाइव वेबिनार्स एंड आस्क क्वेश्चंस इन रियल टाइम। Option 2 student access pre-recorded video lectures and submit assignment on their own schedule. Option 3 students participate in a group lab session with an instructor physically present. Option 4 student engage in a classroom discussion led by a teacher. देखिए सिंक्रोनस और सिंक्रोनस में अंतर है। अगर आप सिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप रियल टाइम में पढ़ रहे हैं, आपके सामने लाइव सेशंस हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम स्टडी। जैसे इसमें फर्स्ट आपका ऑप्शन आ जाता है, तो ये किसके लिए होता है? सिंक्रोनस के लिए होता है। बट हम बात यहाँ पर असिंक्रोनस के लिए कर रहे हैं या अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण के लिए कर रहे हैं। इस सिचुएशन में आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 छात्र पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यानों तक पहुँचते हैं और अपने निर्धारित समय पर असाइनमेंट जमा करते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। Student access pre-recorded videos, lecture and submit assignment on their own schedule. तो asynchronous ऑनलाइन लर्निंग में ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंतनशील शिक्षण एक है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज ए। ऑप्शन 1 अधिगम के बारे में चिंतन की चक्रीय प्रक्रिया। ऑप्शन 2 शिक्षण के बारे में चिंतन की रैखिक प्रक्रिया। ऑप्शन 3 शिक्षण के बारे में चिंतन की चक्रीय प्रक्रिया और ऑप्शन 4 अधिगम के बारे में चिंतन की रैखिक प्रक्रिया। अब देखिए ऑप्शन 1 साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग। ऑप्शन 2 लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ऑप्शन 3 साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ऑप्शन 4 लीनियर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग। तो आपको रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में बताना है, विच इज विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? एक बार हम लीनियर को समझ लेते हैं, वन बेस्ड स्टडी। इसमें जो होता है ना कि आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, नो फीडबैक। तो आप देखिए रिफ्लेक्टिव जो टीचिंग है ये हाईएस्ट लेवल की टीचिंग मेथड हो जाता है। हाईएस्ट लेवल के आपको फीडबैक ज़रूरी है, वहाँ पे आप क्रिटिकल प्रोस कॉन्स सभी चीज़ों को कंसीडर करते हैं, तो फीडबैक भी उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि फीडबैक भी होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो इसमें जहाँ पे लीनियर वाले स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो तो आंसर नहीं हो सकते हैं, लाइक 2 एंड 4। अब हमारे सामने फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन है, तो चिंतनशील शिक्षण एक। ऑप्शन 3 शिक्षण के बारे में चिंतन की चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दूर करने के लिए प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। टू एड्रेस द डाइवर्सिटी इन एकेडमिक अचीवमेंट एंड इफेक्टिव टीचिंग
method can be to address the diversity in academic achievement and effective teaching method can be शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण पद्धति हो सकती है। अगर आपको इफेक्टिव टीचिंग करनी है और एकेडमिक अचीवमेंट चाहिए तो उसकी विविधता को शैक्षणिक उपलब्धि की विविधता को दूर करने के लिए कौन सा मेथड आप अपनाएंगे जो इफेक्टिव टीचिंग का होना चाहिए। ऑप्शन 1 नोट्स लिखना, ऑप्शन 2 सहयोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन 3 व्याख्यान देना, ऑप्शन 4 परीक्षाएं देना। ऑप्शन 1 डिक्टेटिंग नोट्स, ऑप्शन 2 कोऑपरेटिव टीचिंग, ऑप्शन 3 लेक्चरिंग, ऑप्शन 4 गिविंग टेस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सहयोगात्मक शिक्षण। Option 2 is right answer. Cooperative teaching will be the right answer of the given question. शैक्षणिक उपलब्धि में विविधता को दूर करने के लिए एक प्रभावी शिक्षण पद्धति होगी सहयोगात्मक शिक्षण, कोऑपरेटिव टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा संचार बाधाओं को दूर करने का एक तरीका है? Which of the following is a way to overcome communication barriers? ऑप्शन 1 एक दूसरे के बीच मतभेदों का सम्मान करना, ऑप्शन 2 अनुवादक का उपयोग करना, ऑप्शन 3 बिल्कुल भी संवाद ना करना, ऑप्शन 4 सुविधा के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन 1 रिस्पेक्टिंग डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बिटवीन ईच अदर, ऑप्शन 2 यूजिंग अ ट्रांसलेटर, ऑप्शन 3 नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, ऑप्शन 4 यूजिंग वंस ओन लैंग्वेज फॉर कन्वीनियंस। आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या है। हमें बताना है कि कम्युनिकेशन बाधाओं को दूर करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अनुवादक का उपयोग करना, यूजिंग अ ट्रांसलेटर, ताकि आपको कम्युनिकेशन बैरियर्स का सामना ना करना पड़े। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से संचार के कौन से प्रकार हैं? निम्नलिखित में से संचार के कौन से प्रकार हैं? एक थ्योरी बेस्ड लेक्चर वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है जिसमें संचार के या कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में बताया जा चुका है, आप उसे पहले देखें। विच एमंग द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन? ऑप्शन 1 ग्रुप, ऑप्शन 2 ड्रीमिंग, ऑप्शन 3 इंटरपर्सनल, ऑप्शन 4 रीडिंग, ऑप्शन 5 इंट्रापर्सनल। हिंदी में भी इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 समूह, ऑप्शन 2 स्वप्न दर्शन, ऑप्शन 3 पारस्परिक, ऑप्शन 4 पठन, ऑप्शन 5 अंतःव्यक्तिक। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके एक से ज़्यादा आंसर रहेंगे तो आप उनको चेक करें कि कौन कौन सा आंसर सही होगा। अगर हमें संचार के प्रकार देखने हैं तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन जाएगा ग्रुप, ऑप्शन 1 ग्रुप, ऑप्शन 3 पारस्परिक, इसे हम इंटरपर्सनल भी कहते हैं, और ऑप्शन 5 अंतःव्यक्तिक यानी इंट्रापर्सनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 5 ओनली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। अगर आप PYQs बेस्ड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आता है, इसलिए PYQs बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करना ज़रूरी है। आपके पास एटलीस्ट 40 डेज़ का टाइम अभी होगा, आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं वो सभी PYQs बेस्ड क्वेश्चंस ही हैं। आप इन्हें मल्टीपल टाइम देखें और रिवाइज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैनन वीवर मॉडल के अनुसार संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सैनन वीवर मॉडल के अनुसार कम्युनिकेशन प्रोसेस में निम्नलिखित चरणों को क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। इंग्लिश में देखिए अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग स्टेप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस एज पर सैनन वीवर मॉडल। इसमें भी ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 प्रतिपुष्टि, ऑप्शन 2 गंतव्य, ऑप्शन 3 अभिग्रहण, ऑप्शन 4 प्रेषक, ऑप्शन 5 स्रोत। ऑप्शन 1 है इसका फीडबैक, ऑप्शन 2 डेस्टिनेशन, ऑप्शन 3 रिसेप्शन, ऑप्शन 4 ट्रांसमीटर, ऑप्शन 5 सोर्स। आपको इसका सही आंसर बताना है और एक सीक्वेंस बिठाना है कि इसका सही सीक्वेंस क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। आपको मॉडल भी याद रखना है किसका है, ये सैनन वीवर का मॉडल है। आपको पता है कि कम्युनिकेशन में कुछ मॉडल्स दिए गए हैं जिसमें हम अभी बात कर रहे हैं सैनन वीवर मॉडल की। इस क्वेश्चन का सही आंसर या उसका सीक्वेंस क्या है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी 5, 4, 3, 2, 1 का सीक्वेंस यहाँ पे बनेगा।
एक बार देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका सोर्स, ऑप्शन 5, 4 फिर ट्रांसमीटर, ऑप्शन 3 रिसेप्शन, ऑप्शन 4 डेस्टिनेशन, ऑप्शन 1 फीडबैक। आपको पता है कि कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस है, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब अगर प्लेलिस्ट जाकर विजिट करते हैं तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यूजीसी नेट पेपर 1 में एटलीस्ट 10 यूनिट्स आती हैं और 10 यूनिट्स में हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं और हर क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो 2 मार्क्स की रहती है। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो आप एक बार अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें और प्रायोरिटी इंग्लिश को दें, क्योंकि जो यूजीसी नेट पेपर का फर्स्ट पेपर बनता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर हिंदी लैंग्वेज में आप उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागज़ के आविष्कार से पहले लोग लिखते थे। कागज़ जब नहीं बना था तो लोग किस पे लिखा करते थे? बिफोर द इन्वेंशन ऑफ पेपर पीपल यूज्ड टू राइट ऑन, ऑप्शन 1 आम के पत्ते पर, ऑप्शन 2 ताड़ के पत्ते पर, ऑप्शन 3 कमल के पत्ते पर, ऑप्शन 4 केले के पत्ते पर। ऑप्शन 1 मैंगो लीफ, ऑप्शन 2 पाम लीफ, ऑप्शन 3 लोटस लीफ, ऑप्शन 4 बनाना लीफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 पाम लीफ, ऑप्शन 2 ताड़ के पत्ते पर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षक छात्रों की एक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, यह इसका सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। द टीचर is teaching in a class of students. This can be the best example of. ऑप्शन 1 आमने सामने संचार, ऑप्शन 2 जन संचार, ऑप्शन 3 अंतर सांस्कृतिक संचार, ऑप्शन 4 समूह संचार। ऑप्शन 1 फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ऑप्शन 2 मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन 3 इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन 4 ग्रुप कम्युनिकेशन। इन्होंने बात की है कि टीचर है जो क्लास में पढ़ा रहा है, तो ये किस तरीके का कम्युनिकेशन हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ग्रुप कम्युनिकेशन। एक टीचर है, आपके सामने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यानी आप ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन बन रहा है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ। ऑप्शन 1 1964, ऑप्शन 2 1965, ऑप्शन 3 1967, ऑप्शन 4 1970। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 1965। भारतीय जनसंचार संस्थान की स्थापना 1965 में हुई थी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये कभी कभी क्वेश्चंस इस तरीके से भी पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द्वितीय मीडिया युग की विशेषताएं हैं। द सेकेंड मीडिया एज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द राइज ऑफ। ऑप्शन 1 प्रिंट मीडिया, ऑप्शन 2 रेडियो, ऑप्शन 3 टेलीविजन, ऑप्शन 4 इंटरैक्टिव मीडिया। ऑप्शन 1 प्रिंट मीडिया, 2 रेडियो, ऑप्शन 3 टेलीविजन, ऑप्शन 4 इंटरैक्टिव मीडिया। द सेकेंड मीडिया एज की विशेषताएं क्या हैं या उसकी उदय का कारण क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, आइए देखते हैं, ऑप्शन 4 इंटरैक्टिव मीडिया। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसे गैर विशेषज्ञ मीडिया विचारक माना गया है? Which one of the following has been considered as a non-specialist media thinker? Which one of the following has been considered as a non-specialist media thinker? Option 1 Manuel Castell, Option 2 Marshall McLuhan, Option 3 Wilbur Shrum, Option 4 George Gardner। इसका आपको सही आंसर बताना है कि किसी गैर विशेषज्ञ मीडिया विचारक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3 बिल्बर श्रम। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, बिल्बर श्रम। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट है, आपको याद रखना है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
संचार के संदर्भ में साइट SITE का संक्षिप्त रूप है. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन द एक्रोनिम साइट इज. ऑप्शन 1 उपग्रह निर्देशात्मक टेलीविजन शिक्षा. ऑप्शन 2 उपग्रह निर्देशात्मक टेलीविजन प्रयोग. ऑप्शन 3 विज्ञान निर्देशात्मक टेलीविजन शिक्षा. ऑप्शन 4 विज्ञान निर्देशात्मक टेलीविजन प्रयोग. ऑप्शन 1 सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन. ऑप्शन 2 सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. ऑप्शन 3 साइंस इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन. ऑप्शन 4 साइंस इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका SITE सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट. ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. कंपाइलर द्वारा इंगित की जा सकने वाली त्रुटियां कौन कौन सी हैं? The errors that can be pointed out by the compiler are. कंपाइलर द्वारा इंगित की जा सकने वाली त्रुटियां कौन कौन सी हैं? The errors that can be pointed out by the compiler are. ऑप्शन 1 तार्किक त्रुटियां. ऑप्शन 2 अर्थ संबंधी त्रुटियां. ऑप्शन 3 वाक्य रचना संबंधी त्रुटियां. ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी. ऑप्शन 1 लॉजिकल एरर्स. ऑप्शन 2 सिमेंटिक एरर्स. ऑप्शन 3 सिंटेक एरर्स. ऑप्शन 4 ऑल ऑफ द अबव. तो कंपाइलर के द्वारा जो आपके एरर्स जो दिखाए जा रहे हैं वो कौन से हमको ये बताना है. इसमें लॉजिकल एरर्स नहीं होता है क्योंकि लॉजिकल एरर कंपाइलर के द्वारा नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है. सीमेंटिक भी नहीं है ये, और अगर लॉजिकल नहीं है तो ऑल ऑफ द अबव होने का चांस ही नहीं बन रहा है. इसका मतलब ये आपका थर्ड ऑप्शन है वाक्य रचना संबंधी त्रुटियां. ऑप्शन 3 इज राइट आंसर. वाक्य रचना संबंधी त्रुटियां. ऑप्शन 3 इज राइट आंसर. कंपाइलर द्वारा इंगित की जा सकने वाली त्रुटियां जो हैं उसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सिंटैक्स एरर. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टर्मिनल एक है. टर्मिनल इज ए. ऑप्शंस देखिए. ऑप्शन 1 वह बिंदु है जहां से कंप्यूटर में डेटा प्रवेश करता है या बाहर निकलता है. ऑप्शन 2 कंप्यूटर को बिजली आपूर्ति करने वाला उपकरण. ऑप्शन 3 किसी प्रोग्राम का अंतिम निर्देश. ऑप्शन 4 कोई भी इनपुट आउटपुट उपकरण. ऑप्शन 1 पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर. ऑप्शन 2 डिवाइस टू गिव पावर सप्लाई टू कंप्यूटर. ऑप्शन 3 द लास्ट इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोग्राम. ऑप्शन 4 एनी इनपुट आउटपुट डिवाइस. तो हमें बताना है कि टर्मिनल क्या है. इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 वह बिंदु जहां से कंप्यूटर में डेटा प्रवेश करता है या बाहर निकलता है. ऑप्शन 1 इज राइट आंसर. टर्मिनल क्या है? पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर. ऑप्शन 1 इज राइट आंसर. पॉइंट एट विच डेटा एंटर्स और लीव्स द कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है? Which of the following memories has the shortest access times? ऑप्शन 1 मुख्य मेमोरी. ऑप्शन 2 कैशे मेमोरी. ऑप्शन 3 मैग्नेटिक कोर मेमोरी. ऑप्शन 4 हार्ड डिस्क. ऑप्शन 1 मेन मेमोरी. ऑप्शन 2 कैशे मेमोरी. ऑप्शन 3 मैग्नेटिक कोर मेमोरी. ऑप्शन 4 हार्ड डिस्क. हमें बताना है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम है, लेस है. तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 कैशे मेमोरी. ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. कैशे मेमोरी. ऑप्शन 2 इज राइट आंसर. आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर अगली निर्देशिका के मेमोरी स्थान के पते को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर अगली निर्देशिका के मेमोरी स्थान के पते को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है? Which of the following registers is used to keep track of address of the memory location where the next instruction is located? एक बार फिर क्वेश्चन देखिए. Which of the following registers is used to keep track of address of the memory location where the next instruction is located? ऑप्शन 1
मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ऑप्शन 2 मेमोरी डेटा रजिस्टर, ऑप्शन 3 इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन 4 प्रोग्राम काउंटर। तो ये किस में होता है ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4 प्रोग्राम काउंटर। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, प्रोग्राम काउंटर में होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर में कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर उस स्थान को दर्शाने वाला संकेतक जो इनपुट का जवाब देगा और पॉइंटिंग डिवाइस के इनपुट को निर्देशित करेगा, उसे क्या कहते हैं। इन कंप्यूटिंग एन इंडिकेटर सिंबल दैट शोज द पोजीशन ऑन कंप्यूटर मॉनिटर screen that will respond to input and lead input of pointing device is called. In computing an indicator that shows the position on computer monitor screen that will respond to input and lead input of pointing device is called. Option 1 frame, option 2 cursor, option 3 device pointer, option 4 monitor. देखिए कंप्यूटर में कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन पर उस स्थान को दर्शाने वाला जो भी सिंबल है जो इनपुट का जवाब देगा और पॉइंटिंग डिवाइस के इनपुट को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है, उसे हम क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शन सामने है और आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन 2 कर्सर, ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, कर्सर इसको बोलते हैं। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। एटलीस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस हर यूनिट से आते ही हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको पता है। और हर क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 2 मार्क्स की है। आपके इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। पेपर आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन भाषा में एक ही बार में अनुवादित या रूपांतरित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। किसी प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए सोर्स कोड को मशीन भाषा में एक ही बार में अगर हम उसे ट्रांसलेट कर देते हैं या उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो इस प्रोग्राम को क्या कहते हैं। A program that translates, transforms the source code written in a programming language to machine language, also known as object code at one go is called. आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 डिवाइडर, ऑप्शन 2 असेंबलर, ऑप्शन 3 कंपाइलर, ऑप्शन 4 इंटरप्रेटर। तो हमें बताना है कि जो मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में एक टाइम में जो कन्वर्ट कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3 कंपाइलर। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर, कंपाइलर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले संकेतों को ले जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज सिग्नल्स दैट कंट्रोल द एक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको ईजिली इनका आंसर मिलता है। विच अमंग द फॉलोइंग कैरी सिग्नल्स दैट कंट्रोल द एक्शन ऑफ द कंप्यूटर। और इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके अंदर ही इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन 1 कंट्रोल बस, ऑप्शन 2 डेटा बस, ऑप्शन 3 मेमोरी यूनिट, ऑप्शन 4 NIC। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 कंट्रोल बस। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, कंट्रोल बस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्टोरेज इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। विभिन्न इकाइयों द्वारा डेटा को संभालने की गति में अंतर की भरपाई करने के लिए कौन सी स्टोरेज इकाइयाँ उपयोग की जाती हैं। स्टोरेज आर यूज्ड टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड at which the different units can handle data is. Option 1 buffer, option 2 memory, option 3 accumulator, option 4 address। देखिए इन्होंने कहा कि डेटा को स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज इकाई है, उसका नाम आपको बताना है। विभिन्न इकाइयों द्वारा डेटा को संभालने की गति में डिफरेंस आता है। वी ऑल नो
और उसकी भरपाई करने के लिए किस स्टोरेज इकाई का उपयोग किया जाता है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1 बफर। बफर का यूज किया जाता है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। हो सकता है आपको आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं लेक्चर वीडियो से, इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ कि आप लेक्चर्स ज़रूर देखें। और ये हमारा हाई टाइम है जहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके जाना है ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन एज इट इज़ स्ट्रॉन्ग करते जाएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MS वर्ड में फाइल टैब विकल्प के ठीक ऊपर स्थित है। यहाँ पे डैश दिया है। इन्होंने कहा कि MS वर्ड में फाइल टैब विकल्प के ठीक ऊपर स्थित है। इसका उद्देश्य सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है। मतलब जो भी आंसर है वो MS वर्ड में फाइल टैब विकल्प के ठीक ऊपर है। थोड़ा सा आप रिकॉल करें अपने माइंड में, तब तक आंसर ढूंढें। Dash is found just above the file tab option in MS Word. Purpose is to provide convenient access to most commonly used command. Option 1 दस्तावेज क्षेत्र। Option 2 त्वरित पहुंच टूल बार। Option 3 शीर्षक बार। Option 4 रिबन। ऑप्शंस आप इंग्लिश में देख लें, ज़्यादा सुइटेबल रहेंगे। Option 1 डॉक्यूमेंट एरिया। Option 2 क्विक एक्सेस टूल बार। Option 3 टाइटल बार। Option 4 रिबन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Option 2 क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार ये MS वर्ड में फाइल टैब विकल्प के ठीक ऊपर स्थित है और इसका उद्देश्य सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करना है। Option 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी उपयोगकर्ता के मेल क्लाइंट द्वारा स्थानीय सर्वर MTO को मेल भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल निम्न में से कौन सा है? द प्रोटोकॉल यूज्ड बाय अ यूजर्स मेल क्लाइंट MUA मेल क्लाइंट टू सेंड एन ईमेल टू देयर लोकल सर्वर MTA फॉर आउटबाउंड डिलीवरी इज। ऑप्शंस हैं Option 1 POP3, Option 2 IMAP, Option 3 SMTP, Option 4 DNS। तो हमें बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है Option 4 Option 3 है इसका सही आंसर SMTP। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इनके आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेनी चाहिए क्योंकि आपके पेपर में फुल फॉर्म्स पूछ दी जाती हैं। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर। IMAP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और आपका POP3 इसकी फुल फॉर्म क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और DNS की फुल एरिक्सन के विकास के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द फॉलोइंग एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग एरिक्सन्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Option 1 सृजनशीलता बनाम ठहराव। Option 2 पहचान बनाम भूमिका भ्रम। Option 3 स्वायत्तता बनाम शर्त। Option 4 उद्योग बनाम हीनता। Option 5 अखंडता बनाम निराशा। तो आपको बताना है एरिक्सन के विकास के चरणों को और उसका एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। Option 1 है यहाँ पे जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। Option 2 आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। Option 3 ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। Option 4 इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी। Option 5 इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आपको एरिक्सन के डेवलपमेंट के स्टेजेस पता हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि एरिक्सन के डेवलपमेंट के स्टेजेस क्या क्या हैं। देखिए इसका जो सही ऑप्शन जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका आएगा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। उसके बाद में उद्योग बनाम हीनता यानी इंडस्ट्री बनाम इन्फीरियोरिटी। उसके बाद में पहचान बनाम भूमिका भ्रम यानी आपका आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूज़न। फिर आएगा सृजनशीलता बनाम ठहराव और उसके बाद में है अखंडता बनाम निराशा।
तो आपको देखना है कि थर्ड कहाँ पे है और लास्ट में फिफ्थ है, तो ये हमारा ऑप्शन सी है 34215, 34215। अभी आपके पास टाइम कम है तो आप कोशिश करें इन क्वेश्चंस को एज इट इज़ रेडी कर लें, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि अगर हमें इस तरीके का ऑर्डर लगाने को आ जाए तो हमें कैसे इसको लगाना है। 34215, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। डेवलपमेंट ऑफ एरिक्सन, कि एरिक्सन ने विकास के स्टेजेस के बारे में किस तरीके से बताया है, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं। आपके लिए लेक्चर वीडियोस थ्योरी बेस्ड अपलोड किए जा चुके हैं, उसमें इन टॉपिक्स को कवर किया गया है। अगर आपको वो देखने हैं तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अभी हमारी रिवीजन लेक्चर सीरीज चल रही है, इसलिए हम जल्दी से ज़्यादा और काफ़ी तेज़ गति से क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाएँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? गुरुकुल शिक्षा प्रणाली किस काल में प्रचलित थी? द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग विच पीरियड? ऑप्शन 1 मुगल एरा या मुगल पीरियड, ऑप्शन 2 ब्रिटिश पीरियड, ऑप्शन 3 वैदिक काल, ऑप्शन 4 स्वतंत्रोत्तर काल, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। हमें बताना है कि गुरुकुल सिस्टम जो था वो किस समय प्रचलन में था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। इसका सही आंसर है वैदिक पीरियड। आपको पता है वैदिक काल के समय पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली अस्तित्व में थी। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इसी तरीके के एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर वीडियो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को कवर करता हुआ है। हम इससे पहले आपको आईसीटी, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्लूम के वर्गीकरण के निम्नलिखित स्तरों को संज्ञानात्मक जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ब्लूम के वर्गीकरण के निम्नलिखित स्तरों को संज्ञानात्मक जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। हमें ये बताना है। अरेंज द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि कैसा संज्ञानात्मक जटिलता का बढ़ता क्रम होगा। असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आप मल्टीपल टाइम पढ़ चुके होंगे। अगर आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इसका ऑर्डर भी अच्छे से याद होगा। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, आपको पता होगा ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी थ्योरी थी वो 1956 में आई है। फिर इसका एक रिवाइज्ड वर्जन जो है वो 2001 में आया है, जिसमें हमने कुछ चीज़ें जो कुछ पॉइंट्स थे उनका प्लेस चेंज हुआ है, ये आपको आइडिया होगा। और अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इन चीज़ों को अब डिटेल में पढ़ें। तो देखिए, आपका जो पहला ऑप्शन होना चाहिए वो है, पहले ऑप्शन ही देख लेते हैं। ऑप्शन 1 अनुप्रयोग, ऑप्शन 2 विश्लेषण, ऑप्शन 3 ज्ञान, ऑप्शन 4 संश्लेषण, ऑप्शन 5 बोध। ऑप्शन 1 एप्लीकेशन, ऑप्शन 2 एनालिसिस, ऑप्शन 3 नॉलेज, ऑप्शन 4 सिंथेसिस, ऑप्शन 5 कंप्रीहेंशन। जो हमारा पहला पॉइंट होना चाहिए वो होगा नॉलेज, ऑप्शन 3। तो आपको देखना है 3 किस में दिया है, तो 3 हमें 2 ऑप्शंस में मिल रहा है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे 3 आ रहा है, यानी कि बी और डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमारे सामने 2 ऑप्शन हैं, ए और सी। तो फर्स्ट नंबर पे आपका आ रहा है नॉलेज, 5th नंबर पे कंप्रीहेंशन, यानी 3rd 5th नॉलेज, कंप्रीहेंशन, फिर उसका एप्लीकेशन 3, 5, 1। ये ऑर्डर जहाँ पे भी आपको दिख रहा हो वो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ए 3, 5, 1 नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, फिर है एनालिसिस और उसके बाद में है सिंथेसिस। तो हमारा जो ऑर्डर बन रहा है वो है 3, 5, 1, 2, 4। ऑप्शन ए इज राइट। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अगर हमें संज्ञानात्मक जटिलता का बढ़ता क्रम व्यवस्थित करना है तो इसमें होगा पहले नॉलेज, उसके बाद कंप्रीहेंशन, फिर एप्लीकेशन, फिर एनालिसिस और लास्ट में है आपका सिंथेसिस। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। आपको पता है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, हमें इसका सही ऑर्डर बताना है। आइए ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन 1 औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन 2 मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 संवेदी प्रेरक, ऑप्शन 4 पूर्व संक्रियात्मक। Arrange the following stages of Piaget's cognitive development theory in correct order. Option 1 formal operational, option 2 concrete operational, option 3 sensory motor, option 4 प्री ऑपरेशनल। तो हमें इसमें भी पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का मॉडल है उसका ऑर्डर आपको बताना है। आइए देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले इसमें जो पियाजे बात करते हैं वो है संवेदी प्रेरक यानी सेंसोरिमोटर। ऑप्शन 3 आ जाएगा आपका संवेदी प्रेरक। उसके बाद में है ऑप्शन 4 प्री ऑपरेशनल। तो इसमें 3 और 4 जहाँ पे सही है, हाँ ऑप्शन ए 3 4 2 1। इसमें आपका संवेदी प्रेरक है, पूर्व संक्रियात्मक है, फिर मूर्त संक्रियात्मक है, फिर औपचारिक संक्रियात्मक। ये एक ऑर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है इसका ये सही ऑर्डर है। इसको भी आप याद कर लें, समझ लें। पहले आएगा आपका सेंसरी मोटर, फिर उसके बाद में प्री ऑपरेशनल है, आफ्टर दैट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल है। ये पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के स्टेजेस हैं। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन करेक्ट सीक्वेंस। Arrange the following steps in teaching learning process in correct sequence. Option 1 मूल्यांकन, ऑप्शन 2 प्रस्तुति, ऑप्शन 3 योजना बनाना, ऑप्शन 4 अभ्यास, ऑप्शन 5 सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन 1 इवैल्यूएशन, ऑप्शन 2 प्रेजेंटेशन, ऑप्शन 3 प्लानिंग, ऑप्शन 4 प्रैक्टिस, ऑप्शन 5 रीइंफोर्समेंट। तो हमारा जो टीचर लर्निंग प्रोसेस है इसके स्टेजेस बताने हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मल्टीपल टाइम यहाँ पे कराए जा चुके हैं। आई होप आपको याद भी होंगे कुछ। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला स्टेप क्या होगा और फिर उसके बाद हम इसे सेट करेंगे। देखिए, कोई भी काम शुरू करने हैं तो उससे पहले हम उसकी प्लानिंग करेंगे, यानी ऑप्शन 3 पहले आना चाहिए। ऑप्शन 3 आपको 2 ऑप्शंस में मिल रहे हैं, ए और सी में। पहले हमने क्या किया, प्लानिंग की, उसके बाद में हम उसे प्रेजेंट करेंगे। 3 2 का कॉम्बिनेशन बना हमारा और ऑप्शन मिल गया हमें सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे पहले हमने क्या किया, प्लानिंग की, फिर इसको रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद उसे प्रैक्टिस में लाना है, फिर रीइंफोर्स करना है और उसके बाद इवैल्यूएशन आता है। तो ये टीचर लर्निंग प्रोसेस का एक सीक्वेंस है जिसमें सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में प्रेजेंटेशन, ऑप्शन 4 आएगा, फिर प्रैक्टिस, उसके बाद में आप रीइंफोर्समेंट पे ध्यान देंगे और फिर आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये टीचर लर्निंग प्रोसेस की स्टेजेस हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मास्लो की निम्नलिखित आवश्यकताओं को मूलभूत से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित करना है। मास्लो ने जो आवश्यकताओं का एक क्रम बताया था, उसका हायरार्किकल ऑर्डर क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। मास्लो की निम्नलिखित आवश्यकताओं को मूलभूत से उच्चतम क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज दी फॉलोइंग मास्लोज नीड्स इन हायरार्किकल ऑर्डर फ्रॉम बेसिक टू हाईएस्ट। ऑप्शन 1 आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं, ऑप्शन 2 सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, ऑप्शन 3 आत्म साक्षात्कार, ऑप्शन 4 सौंदर्य संबंधी आवश्यकताएं, ऑप्शन 5 शारीरिक आवश्यकताएं। ऑप्शन 1 स्टीम नीड्स, ऑप्शन 2 सेफ्टी नीड्स, ऑप्शन 3 सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ऑप्शन 4 एस्थेटिक नीड्स, ऑप्शन 5 फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो मास्लो ने जो आवश्यकताओं का एक हायरार्किकल ऑर्डर बताया था उसमें हमें हाईएस्ट की तरफ चलना है, उच्चतम क्रम में बात करनी है। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे पहले इसमें आएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी आपका 5th नंबर का ऑप्शन जो है सबसे पहले होना चाहिए और ये आपको ऑप्शन डी में मिल रहा है, क्योंकि कोई भी पर्सन है सबसे पहले उसकी फिजिकल नीड्स पूरी होनी चाहिए। तो इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करेंगे, जो आपकी रोटी कपड़ा मकान है ये पूरी होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपका सेफ्टी पे ध्यान जाएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी।
तो आपका ऑप्शन 2 है। उसके बाद में आप स्टीम नीड्स की बात करेंगे, जो आत्म संबंधी आवश्यकताएं हैं, तो ऑप्शन 1 है। फिर आपका ध्यान एस्थेटिक नीड्स पे जाएगा, जो सौंदर्य संबंधी आवश्यकताएं हैं, और लास्ट में आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आत्म साक्षात्कार हैं। तो मास्लो ने ये क्रम बताया था, जिसमें हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करेंगे, जिसमें हम हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली, सोशल एबिलिटी देखते हैं। उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन था वो था आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताएं, लेकिन जिनका क्रम है इसमें फिजियोलॉजिकल के बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर लव एंड बिलोंगिंग आएगा, उसके बाद में सेल्फ स्टीम है, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। इस तरीके से क्रम हमें मास्लो की आवश्यकताओं के मूलभूत क्रम में जो आवश्यकताओं का मूलभूत क्रम था उसमें देखने को मिलती है। ये ऑर्डर आपको दिया गया है, ये ऑर्डर आप एज इट इज़ याद कर लें। फिजियोलॉजिकल, फिर आपको सुरक्षा की बात करनी है, स्टीम नीड्स की बात करनी है, ऑप्शन दैट सौंदर्य की बात, और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका निम्न में से किसकी नहीं होती है। The role of a teacher in supporting experiential learning can't be of the option 1 coach, option 2 mentor, option 3 tutor, option 4 टेक्नोलॉजी। अब जाहिर सी बात है कि अगर टीचर एक सपोर्टिंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग की फॉर्म में काम कर रहा है तो उसमें वो टेक्नोलॉजी की फॉर्म में तो काम नहीं करेगा, तो इसमें ऑप्शन 4 जो है वो आपका रॉन्ग हो जाता है, और क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, टेक्नोलॉजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करके सीखने की अवधारणा निम्नलिखित से जुड़ी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग इज एसोसिएटेड विद, करके सीखने की अवधारणा ये किस से जुड़ी हुई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये कॉन्सेप्ट जो है वो किस से रिलेटेड है। ऑप्शन 1 जॉन डुई, ऑप्शन 2 जीन पियाजे, ऑप्शन 3 लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 4 जेरोम ब्रूनर। तो करके सीखने की अवधारणा जो है लर्निंग बाय डूइंग, ये कॉन्सेप्ट जो है दिया गया है जॉन डुई के द्वारा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, जॉन डुबी या जॉन डुई जो भी आप प्रोनाउंशिएट करते हैं, ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष में तैयार की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम किस वर्ष में तैयार की गई थी। द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन विच ईयर। ऑप्शन 1 1968, ऑप्शन 2 1976, ऑप्शन 3 1986, ऑप्शन 4 1992। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 1986। देखिए 1968 में भी एक पॉलिसी आई थी, लेकिन वो हम पढ़ते नहीं हैं, वो खास रोल प्ले नहीं कर रही है। यहाँ पे हमें बताना है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सबसे पहले किस वर्ष में तैयार की गई थी, जिसका सही आंसर होगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम में कनेक्टिविज्म शब्द का प्रस्ताव निम्न व्यक्तियों द्वारा दिया गया था। द टर्म कनेक्टिविज्म इन लर्निंग वॉज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा ये शब्द जो है दिया गया था, ये हमें बताना है। ऑप्शन 1 जॉर्ज सीमेंस, ऑप्शन 2 हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन 3 जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन 4 डेविड ऑसबोल। कनेक्टिविज्म शब्द का प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉर्ज सीमेंस। क्या नाम है इसका, जॉर्ज सीमेंस। इन्होंने लर्निंग द टर्म कनेक्टिविज्म इन लर्निंग वॉज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज सीमेंस। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक का संबंध निकटवर्ती विकास क्षेत्र से है। किस मनोवैज्ञानिक का संबंध निकटवर्ती विकास क्षेत्र से है। विच साइकोलॉजिस्ट इज एसोसिएटेड विद द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब JPD की फुल फॉर्म भी देख लें, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। किस मनोवैज्ञानिक का संबंध निकटवर्ती विकास क्षेत्र से है। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 जीन पियाजे, ऑप्शन 2 लिव वाइगोत्स्की, ऑप्शन 3 एरिक एरिक्सन, ऑप्शन 4 लॉरेंस कोहलबर्ग।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2 लेव वाइगोत्स्की। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। लेव वाइगोत्स्की का सम्मान। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अरेंज द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। अरेंज द स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इन करेक्ट सीक्वेंस। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी आउटपुट, ऑप्शन सी प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी स्टोरेज। तो हमें इनको ना एक करेक्ट सीक्वेंस में सेट करना है। देखिए आपको पता है इनपुट जो है वो आपका फर्स्ट होना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस बनाते हैं तो उसमें इनपुट जो है फर्स्ट स्टेप होगा और आउटपुट जो है वो आपका लास्ट स्टेप होना चाहिए। अब आप ऑप्शंस देखिए कि इसमें ए और बी, ए फर्स्ट हो और बी लास्ट हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सो हमें ऐसा ऑप्शन 2 मिल रहा है जिसमें ए इनपुट और बी आउटपुट लास्ट में है, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। और इस पैटर्न पे कोई सिमिलर ऑप्शंस आपके सामने नहीं है, सो आप ऑप्शन 2 को कंसीडर कर सकते हैं एज अ राइट आंसर। अब आप चेक करें इसको कि सही कैसे। ए इनपुट, उसके बाद प्रोसेस होता है, उसके बाद स्टोर किया जाता है, लास्ट में स्टेप जो हमारा आता है आउटपुट आता है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। डेटा प्रोसेसिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें सबसे पहला स्टेप इनपुट का रहेगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर स्टोरेज रहेगा और लास्ट में हम आउटपुट देखते हैं। तो ये पूरा सीक्वेंस निकल के यहाँ पे आता है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीपीएन का अर्थ है। आपको पता है आईसीटी के पेपर में आपको इस तरीके की शॉर्ट फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं जिनमें आपको फुल फॉर्म बतानी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, ये चांसेस हैं कि एग्जाम में फिर से देखने को मिल जाए। मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर करके जाएं। बीपीएन स्टैंड फॉर ऑप्शन 1 विशाल सार्वजनिक नेटवर्क, ऑप्शन 2 आभासी सार्वजनिक नेटवर्क, ऑप्शन 3 विशाल निजी नेटवर्क, ऑप्शन 4 आभासी निजी नेटवर्क। ऑप्शन 1 फास्ट बास्ट पब्लिक नेटवर्क्स, ऑप्शन 2 वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क्स, ऑप्शन 3 बास्ट प्राइवेट नेटवर्क्स, ऑप्शन 4 वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो हमें बताना है कि बीपीएन का फुल फॉर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ लेक्चर वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप उनको डिटेल में देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम और उसका विस्तार आईसीटी में असंगत है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम एंड इट्स एक्सटेंशन इज इनकंसिस्टेंट इन आईसीटी। कौन सा सही नहीं है, असंगत है। देखिए फर्स्ट जीआईएफ ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, इस तरीके के फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। ऑप्शन 2 सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन 3 PAR पठनीय संग्रह, इसको हम इंग्लिश में भी देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर होगा। ऑप्शन 4 JPEG संयुक्त फोटोग्राफिक विशेषज्ञ समूह। ऑप्शन 1 GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन 2 CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ऑप्शन 3 RAR रीडेबल आर्काइव, ऑप्शन 4 JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। हम इनके एक्रोनिम्स बता रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा रॉन्ग है। तो इसका जो रॉन्ग आंसर है वो है ऑप्शन 3 RAR रीडेबल आर्काइव लिखा है। ये रीडेबल आर्काइव नहीं इसको कहते हैं, इसे हम कहते हैं रोशल आर्काइव। ऑप्शन 3 विल बी द रॉन्ग आंसर। जो आंसर है आपका क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। और ये जो RAR रीडेबल आर्काइव जो आंसर गलत है, इसको हम रोशल आर्काइव कहते हैं। ये काम क्या करता है, फाइल को कंप्रेहेंशन यानी कंप्रेस करने का एक टूल है। जैसे कि होता क्या है कि हमें पता है कि हमारा फाइल जो है वो कितनी GB या जिस भी फॉर्मेट में आ रहा है JPG में कितने बिट का है, तो उसको हम क्या करते हैं, कंप्रेशन करते हैं, कट कर देते हैं, यानी आपका डेटा वैसे का वैसा रहता है, बस उसका साइज डिफरेंट हो जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है, RAR कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज इसे रोशल आर्काइव ने बनाया था तो उनके नाम पे ही इसको रख दिया गया है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दीक्षा का पूरा नाम क्या है। DIKSHA आपको पता है,
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दीक्षा? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ऑप्शन 1 ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना, ऑप्शन 2 ज्ञान साझाकरण हेतु जिला संस्थान, ऑप्शन 3 डेटा सूचना एवं ज्ञान साझाकरण, ऑप्शन 4 ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल संस्थान। ऑप्शन 1 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन 2 डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन 3 डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज शेयरिंग, ऑप्शन 4 डिजिटल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो हमें दीक्षा की फुल फॉर्म बतानी है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ये आपको याद होना चाहिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर, दीक्षा का फुल फॉर्म है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गलत कथन चुने। हमें इसमें रॉन्ग आंसर बताना है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ऑप्शन ए बिट भंडारण की एक इकाई है, ऑप्शन बी माइक्रोन भार की एक इकाई है, ऑप्शन सी F13 कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कार्यात्मक कुंजी है, ऑप्शन डी पिक्सेल कैमरे के रिजोल्यूशन से संबंधित है। ये इतने ऑप्शंस दिए गए हैं, बट हमें जो चूज़ करना है वो है रॉन्ग आंसर। इसको आपको कंसीडर करना है कि आपको गलत जवाब चुनना है। ऑप्शन ए बिट इज़ अ यूनिट ऑफ स्टोरेज, ऑप्शन बी माइक्रोन इज अ यूनिट ऑफ वेट, ऑप्शन सी F13 is a functional key on computer keyboard, ऑप्शन 4 पिक्सल इज रिलेटेड टू रिजोल्यूशन टू ऑफ कैमरा। तो हमें बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए बिट इज़ अ यूनिट ऑफ स्टोरेज, तो ये बात सही है कि बिट जो है वो एक स्टोरेज की ही यूनिट है। आपको पता है 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, तो हम इसको मेज़र करते हैं बिट्स में, तो ये स्टोरेज की यूनिट हो गई, तो ये सही आंसर, इसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन बी माइक्रोन भार की एक इकाई है। अब हम ऑप्शंस देखें, अगर ए वाला हमारा सही है तो ए वाले जो ऑप्शन है वो आप हटा दें, यानी कि हमें सेकंड थर्ड फोर्थ में देखना है। देखिए माइक्रोन भार की इकाई है, ये वेट की इकाई नहीं होती है, वेट की यूनिट नहीं है, बल्कि माइक्रोन जो है वो लेंथ की यूनिट है, यानी ऑप्शन बी आएगा। ऑप्शन बी इज़ राइट। जो हमारा रॉन्ग ऑप्शन चुनने का इसमें क्वेश्चन है उसमें हम बी को कंसीडर करेंगे, तो बी आपका सही होगा। अब सी देखिए F13 इज़ अ फंक्शनल की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। अब F13 जो है वो आपको कंप्यूटर कीबोर्ड पर फंक्शनल की नहीं मिलेगी, क्योंकि जो फंक्शनल कीज़ हैं वो केवल F12 तक ही हैं, F13 नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है, यानी कि हमारा सही आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन डी पिक्सल इज़ अ रिलेटेड टू रिजोल्यूशन ऑफ कैमरा, बिल्कुल सही है ये। तो हमारा जो गलत ऑप्शन चुनना है उसमें ऑप्शन बी है, माइक्रोन भार की इकाई है, ऑप्शन बी, और ऑप्शन सी F13 कंप्यूटर कीबोर्ड पर एक कार्यात्मक कुंजी है। ये दोनों ही सही हैं, ऑप्शन बी एंड सी बोथ आर राइट। तो हमारा सेकेंड आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन सही है, ऑप्शन सेकेंड इज राइट। बी एंड सी ओनली बोथ आर राइट। हमें गलत स्टेटमेंट चुनना है, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। तो माइक्रोन जो है ये आंसर सही है, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोन जो है वो लेंथ की यूनिट है, और F13 इज़ अ फंक्शनल की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड, ये सही नहीं है, क्योंकि केवल F12 तक ही फंक्शनल कीज़ होती हैं ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड। बी एंड सी इज़ राइट आंसर, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? इस वाले क्वेश्चन में हमें राइट आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन ए 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, बिल्कुल सही है कि 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, तो ए हमारा सही है। ऑप्शंस देखिए 1 2 3 में ए है, तो सी फोर्थ वाला आप इसको कट कर दीजिए, हो ही नहीं सकता है, तो हमें 3 में देखना है। बी कैश मेमोरी एक द्वितीयक संग्रहण है, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ऑप्शन डी हब एक नेटवर्क डिवाइस है, ऑप्शन ई ALU एक नियंत्रण इकाई है। हमको बताना है। देखिए ऑप्शन ए 1 KB हैज़ 1024 बाइट्स, ऑप्शन बी कैशे मेमोरी इज अ सेकेंडरी स्टोरेज, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी हब इज अ नेटवर्क डिवाइस, ऑप्शन ई ALU इज अ कंट्रोल यूनिट। तुम्हें बताना है कि क्या सही है। ALU की फुल फॉर्म अगर आपको आती है तो आप कमेंट करके बताएं कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आपका ACD ओनली। अब आपको देखना है कि किसमें, ऑप्शन 3 में है ACD, ये आपका सही आंसर होगा, यानी कि हमें
ऑप्शन ए मिल रहा है, 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी ऑपरेटिंग नेट सिस्टम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं, बिल्कुल सही है ये कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी भी सही है। और आपका डी हब एक नेटवर्क डिवाइस है, ये भी ठीक है। यानी कि हमें जो ऑप्शन मिले ए, सी एंड डी, ये आपके सही आंसर्स हैं। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गलत कथन चुने। हमें इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन ए, काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रूप है। ऑप्शन बी, हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैकिनटोश का भी उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन सी, विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन डी, एंड्रॉयड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित है। ऑप्शन ए, काली लाइनेक्स इज अ फ्लेवर ऑफ Linux OS. Option B, we can use Macintosh on Linux OS also. Option C, Windows Surface is developed by Intel Corporation. Option D, Android is based on Linux OS. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, जबकि हमें चूज़ क्या करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करना है। इसको आप ज़रूर कंसीडर करें कि आखिर हमें ऑप्शन चूज़ क्या करना है। तो देखिए, गलत में हम क्या करें, काली लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक रूप है, ये आपका सही है, यानी कि ए वाले ऑप्शन आप हटा दें। अब हमारे सामने क्या है, 2 और 4th ऑप्शन है जिसमें ए नहीं है, ये आपको बताना है क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज़ करनी है। हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैकिनटोश का भी उपयोग कर सकते हैं। वी कैन यूज़ मैकिनटोश ऑन लाइनेक्स OS ऑल्सो, नहीं कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये जो मैकबुक वाले सिस्टम से उस पर किया जा सकता है मैकिनटोश, लाइनेक्स OS को उस पर यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो बी वाला आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि बी तो दोनों में ही दे रखा है, 2nd और 4th में। अब एक हमें आंसर और चुनना है। ऑप्शन सी, विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, तो आपका ये गलत है। ये विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित नहीं किया गया है, यानी हमें आंसर मिल चुका है बी और सी, ये आपको याद रखना है। एंड्रोज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर आधारित, तो डी सही है आपका। हमें जो रॉन्ग आंसर्स चूज करने थे, इसमें हमें जो ऑप्शन मिला है वो ऑप्शन 2nd, बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। गलत आंसर क्या मिला, हम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैकिनटोश का भी उपयोग कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। विंडोज सर्फेस इंटेल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है, ये भी गलत है। बी एंड सी ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं रॉन्ग हैं और हमें अपना रॉन्ग आंसर मिल चुका है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में स्कोर करें। एटलीस्ट आपको 50 में 35, 39, 40, मतलब 40+ की बात करूँगी, इतने क्वेश्चन आपको सही करने चाहिए सो दैट आप ईजिली अपना JRF क्वालिफाई कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्वेश्चंस में जो टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ लें ताकि उस पर एक्स्ट्रा डिटेल भी आपको देखने को मिल जाए। और ये जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ये PYQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं और किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पैटर्न होगा, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विकास को अतीत से वर्तमान तक कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। Arrange the evolution of the following social media platforms in chronological order from past to present. Option A TikTok, Option B Twitter, Option C Facebook, Option D Instagram, Option E YouTube. ऑप्शंस आर हमारे सामने जो ऑप्शंस हैं हमें ऑप्शंस बताने हैं। अब इनको हमें सीक्वेंस में बिठाना है, तो कैसे बिठाना है, पास्ट टू प्रेजेंट, सबसे पहले कौन सा आया, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, इस तरीके का एक सिस्टम बिठाना पड़ेगा हमें। लेट्स सी, देखिए सबसे पहले आपको पता होगा ट्विटर, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो हमारे सामने फेसबुक, हमें याद है कि इन अ वेरी अर्ली टाइम हम फेसबुक यूज़ करते रहे होंगे और सबसे पहले हमारे सामने जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला था वो हमें फेसबुक मिला था। फेसबुक आपका फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, तो देखिए किसमें, सी फर्स्ट पे है, यानी कि 1 और 3rd को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसमें 2 और 4 में से आपको देखना है, तो सी आपका फर्स्ट नंबर पे होगा। फिर उसके बाद यूट्यूब आ जाता है, यूट्यूब जो है वो आपका 2nd नंबर पे है और ये अभी मैं इनके ईयर्स भी मेंशन कर दूंगी। उसके बाद ट्विटर आता है, तो सी और ई आपका ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन 4 CE। उसके बाद आपका ट्विटर आ रहा है B, फिर आपका इंस्टाग्राम आ रहा है D और लास्ट में टिकटॉक आ रहा है A। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। सबसे पहले क्या आया आपका
फेसबुक, उसके बाद यूट्यूब आया था, उसके बाद ट्विटर आया, उसके बाद आपका इंस्टाग्राम आया और फिर टिकटॉक भी आया है। आपको पता है ट्विटर का नाम जो है वो चेंज हो चुका है और इसको किस कंपनी ने क्या किया है, अधिग्रहित किया है, अपने अंडर लिया है। अगर आपको पता है तो उसका आंसर आप कमेंट करके बताएं। देखिए फेसबुक जब आया था तो ईयर था 2004, यूट्यूब का ईयर था 2005, अब हम ट्विटर की बात करें तो 2006 में आया था, इंस्टाग्राम 2010 और लास्ट में हमारा टिकटॉक है जो 2016 में आया था। और टिकटॉक को बैन भी कर दिया गया था ड्यूरिंग कोविड पीरियड और टिकटॉक का नेम चेंज कर दिया गया है। अगर आप में से कोई से यूज़ कर रहा है तो आप बता सकता है कि टिकटॉक का नेम चेंज करके क्या रखा गया है। जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन 4 CEBDA, ये ऑर्डर मिलेगा। हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि सबसे पहले फेसबुक 2004 में आया, यूट्यूब जो है 2005 में आया, ट्विटर 2006 में आया, इंस्टाग्राम 2010 में आया और टिकटॉक जो है आपका 2016 में आया है, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग मुद्रित पाठ को सीधे इनपुट करने के लिए किया जा सकता है? Which of the following devices can be used to directly input printed text? Option 1 OCR, Option 2 OMR, Option 3 MICR, Option 4 स्कैनर। हमें बताना है कि कौन सा डिवाइस डायरेक्टली इनपुट को, जो भी आप डेटा भेज रहे हैं उसको प्रिंट करता है एज अ टेक्स्ट। ऑप्शन 1 OCR, ऑप्शन 2 OMR, ऑप्शन 3 MICR, ऑप्शन 4 स्कैनर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1 OCR और इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर OCR, ये आपको याद रखना है। OMR, MICR, इनकी भी फुल फॉर्म आप एक बार देख लें। एक बार मैं एक लेक्चर वीडियो अपलोड कर दूंगी सभी शॉर्ट फॉर्म्स का, ताकि आपको एक ही जगह पे मिल जाएं, जो एग्जाम्स में आए थे और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी ऐड कर दूंगी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।